हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज में इकोनॉमी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, संरचनात्मक बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा सही है। विकासशील अर्थव्यवस्था की जो निम्न विशेषताएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, जो पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं वह कम होता है। और इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, जैसे सामाजिक विकास करना होता है, सामाजिक जो ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूरी करनी होती है, जिस कारण जो राजस्व व्यय है वो अधिक खर्च हो जाता है, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, ठीक है, या फिर से पेंशन वगैरह हो गया, या फिर से अन्य जो गरीब तबके वर्ग के लोग हैं उनको जो कुछ पैसे मुहैया कराए जाते हैं योजना परियोजना के माध्यम से, ठीक है। तो इस उद्देश्य से पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो जाते हैं कि पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, ठीक। तो ये भी आपकी विशेषता हो जाएगी। उसके साथ साथ संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें जो है संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। लेकिन जो चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो भारत की जितनी आबादी है लगभग 50% से अधिक आबादी भारत की कृषि कार्यों में लगी है। लेकिन इसका अगर योगदान देखें हम जीडीपी में तो 17 से 18% के बीच में है, ठीक है, 17 से 18% के बीच में है। तो कृषि का राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो सबसे अधिक नहीं। यहाँ पे लोग तो जो है लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका जो योगदान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्रीय आय वृद्धि, मुद्रास्फीति या फिर निर्धनता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय वृद्धि से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। और हिंदू वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा सर्वप्रथम हिंदू वृद्धि दर जो विकास है वो दिया गया था। और कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था, ठीक है। 1978 में सर्वप्रथम राजकृष्ण द्वारा विकास का हिंदू वृद्धि दर जो है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो हिंदू वृद्धि दर है इसकी संकल्पना दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ अधिनियम दिए गए हैं और वह कब लागू किया गया था उससे आपको सम्मिलित करने हैं। बात करें अगर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, इसे जो है लागू किया गया था 2002 ईस्वी में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो है 2018। दिवाला और दिवालिया संहिता अधिनियम 2016। जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है इसे हम फेमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक, फेमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी नहीं होता है। संसाधनों के असमान वितरण से सभी लोगों की आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। पहले इसका मतलब अगर हम देखें, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जैसे राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रही है, जीडीपी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से मतलब क्या है कि उत्पादन में या फिर से आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि जो है इसमें वृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि का मतलब क्या है कि कुछ लोग अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, उससे इकोनॉमी अगर बढ़ रही है तो आर्थिक समृद्धि की सूचक है। जैसे वर्तमान समय में अगर देखें तो जैसे क्या है कि विश्व की कुल संपत्ति जो है वह कुछ लोगों के पास ही संकेंद्रित है। विश्व की जितनी पूंजी संपत्ति है उसका जो प्रतिशत है उसका 70 से 80% केवल कुछ लोगों के पास ही है, कुछ परसेंट लोगों के पास है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये सामाजिक विकास तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी के पास, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन यह राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है इसे तो संदर्भित करता है। और दूसरा भी यही कह रहा है कि संसाधनों की असमान वितरण से सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। किसी के पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है, किसी के पास संसाधनों की ना बहुत कम उपलब्धता है। कुछ लोग, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो कुछ लोग पर डे जो है
खाना खाते हैं और बहुत सा खाना जो है क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और उसी समय जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक टाइम के खाने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है और शायद वो भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो संसाधनों का जो असमान वितरण है यह भी आर्थिक समृद्धि का लाभ लोगों को तक नहीं पहुँचा पाता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपका सही है। 1972 में गठित कृषि संपत्ति और आय पर करारोपण के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन, के एन वाचू, के एन राज या फिर एम के गुप्ता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सी रंगराजन। डॉक्टर सी रंगराजन इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक सेकेंड। जो कृषि संपत्ति आय पर करारोपण से संबंधित समिति है इसका गठन किया गया था के एन राज के नेतृत्व में। ठीक है, के एन राज की समिति के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया। ठीक, बाकी अगर हम बात करें इसका गठन जो है 1972 में हुआ था। 1972 में इसका गठन किया गया था। बाकी सी रंगराजन समिति, इसका जो संबंध है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था और इसका गठन जो है 2012 में हुआ था। 2012 में हुआ था। के एन वाचू समिति का जो संबंध है पिछड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक विकास की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और के एन वाचू समिति का गठन जो है इससे संबंधित है। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को 8 प्रमुख उद्योगों जो कोर सेक्टर हैं उसमें बांटा गया है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु। कौन कौन इसमें शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए, जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, प्राथमिक या आठ जो प्राथमिक उद्योग हैं या कोर उद्योग हैं, यह वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए, अन्य उद्योगों की वृद्धि के लिए योगदान देते हैं। जैसे इसमें बिजली हो गया, अगर उद्योगों में कंपनी वगैरह है उसमें उत्पादन के लिए या फिर से वो अच्छे से काम करे उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इस्पात, रिफाइनरी, अन्य इस्पात की अगर हम बात करें तो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, ये सभी जो हैं जो 8 उद्योग हैं यह कोर उद्योग या कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसको प्राप्त किया जाता है और इसे घरेलू उत्पादन में विदेश से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय होते हैं उसको जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब जो रेमिटेंस के रूप में हमें विदेश से पैसे प्राप्त होते हैं, जो भारतीय बाहर कमाते हैं और पैसा बाहर भारत में भेजते हैं, उसको इसमें शामिल कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनियां जो भारत में हैं उनका जो उत्पादन है, उनका जो लाभ है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य समस्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी मुख्य समस्या है? गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यताएं, मुद्रास्फीति या फिर मूल्यह्रास। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा। गैर मौद्रिक लेन देन मतलब लेन देन अगर ऐसा हो रहा है जो लेन देन मुद्रा में अर्थात पैसे में नहीं हो रहा है तो इसकी गणना करने में क्या होगी? परेशानी होगी और इसकी गणना नहीं की जा पाएगी। राष्ट्रीय आय की अगर गणना की जा रही हो तो यह जो है इसमें नहीं काउंट हो पाएगा। दूसरा है बाह्यताएं। बाह्यताएं भी इसके अंतर्गत नहीं आ पाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेवाओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में इसका जो सृजन होता है और इन प्रभावों में विद्यमान जटिलताओं के कारण भी इसका आकलन नहीं हो पाता है, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में यह दोनों जो है मुख्य रूप से समस्या उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अधिकतम मानव विकास को 100 अंक से दर्शाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो अधिकतम है, जो अधिकतम अंक दिया गया है वो 1 है। ठीक, और जो न्यूनतम होता है वो 0 होता है, न कि 100। ठीक, अधिकतम होता है 1 और न्यूनतम होता है 0। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाती है। इससे अर्थव्यवस्था के गिरने
संघर्ष करने तथा अल्पावधि के लिए कम वृद्धि होने के साथ ही धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि परिलक्षित होती है। इससे लोगों की बचत में कमी का पता चलता है। जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है यह किस शेप में होती है, के शेप्ड रिकवरी, जेड शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी या फिर यू शेप्ड रिकवरी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है आपका यू शेप्ड रिकवरी है, जो आर्थिक मंदी के बाद एक समय के बाद आर्थिक मंदी आता है, फिर इसके बाद एक समय के बाद जो है इकोनॉमी धीरे धीरे जो है ऊपर जाने लगती है। ठीक है, तो यह जो है यू शेप्ड रिकवरी को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किन कारणों से वृद्धि होती है? उत्पादन में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, आयात में वृद्धि। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि होती है, उत्पादन में अगर वृद्धि हो तो देखने को मिलेगी, मूल्य में अगर वृद्धि हो तो भी वृद्धि को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आयात में वृद्धि हो तो इसका मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से संबंध नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, उपभोग विधि, उत्पादन विधि या फिर व्यय विधि। कूट के हिसाब के सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसमें जो है हम आय विधि का उपयोग करते हैं, उत्पादन विधि और व्यय विधि। किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी, किसी जो आपका फॉर्म है उसका आय कितना है, उसका उत्पादन का जो स्तर है वो कैसा है और वो व्यय कितना कर रहा है, इन सभी को जो है सकल घरेलू उत्पाद की समीक्षा के लिए इनका गणना किया जाता है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। बाकी उपभोग विधि जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण के द्वारा बैंक वाणिज्य बैंकों की जमा स्वीकार करता है? बैंक रद्द, रेपो दर, रिवर्स रेपो या फिर सीमांत अस्थायी सुविधा। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की जमा को स्वीकार करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर पे। रिवर्स रेपो दर पे जो आरबीआई है या बैंकों के पास जो अधिशेष जमा होता है उसको जो है क्या करता है, ऋण के रूप में ले लेता है। ठीक है, और उसके बदले में इनको ब्याज प्राप्त होता है और यह जो ब्याज है वह रिवर्स रेपो रेट पे होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, हस्तांतरण आय, शेयर का क्रय विक्रय या फिर पूंजी पर प्राप्त ब्याज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है, हस्तांतरण आय है और शेयर का क्रय विक्रय, इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना में जिसे शामिल किया तो उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है श्रम से प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक, भूमि से प्राप्त होने वाला जो किराया है, पूंजी से प्राप्त होने वाला ब्याज, उद्यमों को प्राप्त लाभ जो है, इन सभी को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। और बाकी जो राष्ट्रीय वस्तुओं का क्रय विक्रय हो गया, हस्तांतरण आय हो गया, शेयर का क्रय विक्रय और वृद्धावस्था पेंशन, इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में शामिल होते हैं? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का उप गवर्नर, स्थानीय बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्य या फिर सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही है, ये सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर शामिल होते हैं, आरबीआई के उप गवर्नर, स्थानीय बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य, ये सभी लोग जो है निदेशक बोर्ड, आरबीआई के निदेशक बोर्ड में शामिल होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग करती है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक या फिर खाद्य मूल्य सूचकांक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका सही है। देखिए 2014 के पहले आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाने लगा। ठीक, क्योंकि जो उपभोग होता है वो उपभोक्ता व्यक्तिगत स्तर पे होता है, ठीक है, न कि थोक स्तर पे। तो इसलिए जो है मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता या उपभोग के स्तर पे होनी चाहिए, न कि उत्पादन के स्तर पे, ठीक है, थोक मूल्य के स्तर पे। तो इसलिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, सीपीआई के आधार पर जो है इसकी गणना की जाती है। ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। इस समिति की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है कूट के हिसाब से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से और 3 सदस्य होते हैं सरकार से, सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 6 होती है और प्रत्येक 3 महीने के बाद, प्रत्येक 3 महीने में इसकी बैठकों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तभी होती है ना कि 3 महीनों बाद जो आरबीआई की गणना की जाती है, मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक होती है, इसमें देखा जाता है कि मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हुई थी, इसमें जो है जो आरबीआई द्वारा जो सभी जो कर वगैरह हैं जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ हो गया, ठीक है, ये सब में कोई परिवर्तन हुआ है, सीआरआर या सालार इसमें परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, और यह जो है 1 साल में कम से कम इसकी बैठकों का आयोजन होना चाहिए 4, ठीक, और प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 सरकार से, और इसकी अध्यक्षता जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, और इसकी जो है मौद्रिक नीति समिति या इसकी बैठक होने के लिए कम से कम 4 सदस्यों का होना अनिवार्य है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। लीड बैंक योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस योजना को 1969 में गॉडगिल समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए कार्य करती है और इसमें केवल भारतीय स्टेट बैंक को लीड बैंक के रूप में नामित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें जो है भारतीय स्टेट बैंक नहीं, किसी भी बैंक को इसमें शामिल किया जा सकता है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग सुविधा को प्रदान करना है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य रूप से जिलों में या कह सकते हैं कि देश में जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और 1969 में जो इसकी शुरुआत की गई थी, गॉडगिल समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में जिस बैंक की शाखा सबसे अधिक है, जिस ज़िले में जिस बैंक की शाखा सबसे अधिक है, उस ज़िले में को उस बैंक द्वारा गोद लेना पड़ता है। ठीक है, उस ज़िले को उस बैंक द्वारा गोद लेना पड़ता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उस ज़िले में वह बैंक जो है लीड बैंक अर्थात अग्रणी बैंक की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा जो है वो आपका गलत है। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटे से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन से, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता या फिर औद्योगिक नवीकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन में सुधार से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। देखिए 2 मिशन इंद्रधनुष है, एक जो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो बच्चों को टीका लगाने से संबंधित है, और एक मिशन इंद्रधनुष जो है वो आपको वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र से देखने को मिलता है, जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन में सुधार के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल हैं? सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस की खोज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है इससे आशय उन क्षेत्रों से हैं जिन्हें देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका विकास जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जैसे सीमांत किसान हो गए, स्वयं सहायता समूह हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, यह सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बांड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें अधिकतम 5 किलो सोने में निवेश किया जा सकता है। इस पर देय ब्याज जो है 2.5% वार्षिक होता है। इसकी जो परिपक्वता होती है वो 8 वर्ष होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें अधिकतम जो सोने में निवेश किया जा सकता है वह 5 नहीं बल्कि 4 किलो है। ठीक, और इसका सम से मतलब न्यूनतम कितना किया जा सकता है? न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम निवेश किया व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, और बाकी इसमें जो ब्याज दर है वो लगभग 2.5% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होती है। इसके परिपक्वता की जो अवधि है वो 8 वर्ष होती है, लेकिन 5 वर्ष बाद भी आप इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। और इसकी शुरुआत जो है अगर पूछ ले कि सॉवरेन गोल्ड बांड योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसे शुरुआत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे भारत में क्या है कि सोना जो है बहुत अधिक मात्रा में परचेज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक तो शादी ब्याह में
लोगों को देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, उपहार देने के लिए। उसके साथ साथ जो है जैसे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए भी सोना वगैरह खरीदा जाता है। जैसे किसी के पास अगर अधिशेष पैसा है तो वो सोने में इन्वेस्ट करना उचित समझता है, क्योंकि सोने का मूल्य बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जो भौतिक सोना है उसे खरीदने से लोगों को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी सॉवरेन गोल्ड बांड योजना की, ठीक है, कि लोग भौतिक सोना में निवेश न करके जो पेपर गोल्ड है इसमें निवेश करें, जिस पर एक उचित ब्याज भी प्राप्त होता था, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा। और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को निम्नलिखित में से किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? निवेश गुणक, रोजगार गुणक, मुद्रा गुणक या फिर उपभोग गुणक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे मुद्रा गुणक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मुद्रा गुणक जो है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को प्रदर्शित करती है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 697 वस्तुओं के समूह को WPI थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किया गया है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है आपके सही हैं, सभी विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। देखिए 2017 के पहले जो इसका आधार वर्ष था वह क्या था? वह आधार वर्ष जो है आपका 2017 के पहले इसका आधार वर्ष 2001 था, लेकिन 2017 में इसके आधार वर्ष को चेंज करके 2011-12 कर दिया गया और इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया, ठीक है। इसे सूचकांक में 697 वस्तुएं हैं और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? लॉफर वक्र, कुजनेट्स वक्र, एंजल वक्र या फिर फिलिप वक्र? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलिप वक्र। देखिए समान परिस्थिति में क्या होता है? समान परिस्थिति में कंडीशन ये होती है कि अगर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी बढ़ रही तो मुद्रास्फीति कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है विरोधाभास होता है। जैसे अगर बेरोजगारी बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे की कमी होगी और जब लोगों के पास पैसे की कमी होगी तो लोग जो है पैसे खर्च कम करेंगे और पैसे जब खर्च कम करेंगे तो मुद्रास्फीति कम होगी। लेकिन जो फिलिप वक्र में है उसमें इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या है कि एक तरफ मुद्रास्फीति भी तेज़ी से बढ़ती है और दूसरी तरफ जो है इसमें क्या है कि बेरोजगारी भी तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी तेज़ी से बढ़ती है और इसे जो है फिलिप ने एक वक्र के माध्यम से समझाया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। और इसके पीछे जो मुख्यतः वजह होता है वह संरचनात्मक या फिर लागत जनित कारक जो है उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है इसकी मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए, इसके मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो अंतिम रूप से उत्पादित जो तेल और पेट्रोल और डीजल है उसके मूल्य में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली जो है उसके मूल्य में वृद्धि होगा, चाहे आप उसका उपभोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कच्चा लागत जो है इसके मूल्य में वृद्धि हो गई है और इसके मूल्य में वृद्धि हुई तो अंतिम उत्पादित मूल्य जो है स्वतः ही महंगा हो जाएगा। तो यह लागत जनित हो गया, ठीक। संरचनात्मक अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अगर किसी वस्तु की जो उपलब्धता है वो कम हो जाए, ठीक है, तो वृद्धि होगी उसके मूल्य में, उसकी मांग बढ़ेगी और उस मांग बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी मांग को पूर्ति करने के लिए बाजार में जो वस्तु की उपलब्धता है वो कम है, सीमित है, जिसे वह पूरा करने में असमर्थ है, जिस कारण मांग में वृद्धि हो जाएगी। और इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि जिस वर्ष जो है टमाटर या प्याज के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही हो, ऐसा हो सकता है कि उस वर्ष जो है उनके उत्पादन में वृद्धि हुई हो, उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ हो, लेकिन जो बिचौलिए हैं जिनके द्वारा इनको स्टोर करके रखा जाता है, इनकी होल्डिंग अगर लंबे समय तक यह कर लें और मार्केट में इसे न जाने दें तो मार्केट में इनकी कमी हो जाएगी और मार्केट में जब इनकी कमी होगी तो इसके मूल्य में वृद्धि होगी, जैसे मांग में बढ़ेगी। तो इसके पीछे संरचनात्मक कारक भी उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो है लागत जनित और संरचनात्मक जनित दोनों कारक उत्तरदायी होते हैं, ठीक। लेकिन हाँ याद रखिएगा मुद्रास्फीति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति की वजह से बेरोजगारी दर नहीं बढ़ती है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक, फिलिप वक्र। भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाते में निम्नलिखित में से कौन घटक शामिल होते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्य ऋण, NRI जमाएं? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। भुगतान संतुलन में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है इसे भी शामिल किया जाता है, FDI को भी, जो बाह्य वाणिज्य ऋण है ये भी, और NRI जमाएं जो है ये भी होता है, ठीक है। तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा इसकी घोषणा फसल कटाई के बाद की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसके निर्धारण के लिए सुझाव देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। सरकार द्वारा जो एमएसपी की घोषणा है वह फसल कटाई, या कह सकते हैं कि जब वो फसल का पैदावार जब किया जाता है उसके पहले ही एमएसपी की घोषणा हो जाती है कि इस फसल के लिए जो है इतना एमएसपी दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन होता है तो उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कमी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसे जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंक की गैर निष्पादन परिसंपत्ति एनपीए से संबंधित है? मल्होत्रा समिति, तारापुर समिति, अभिजीत सेन समिति या फिर केवी कामत समिति? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवी कामत समिति। देखिए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, उनसे आशा है कि ऋणों से है जिनके मूलधन ब्याज का भुगतान एक निश्चित अवधि से ज़्यादा समय तक नहीं हो पा रही है। किसी को हम एनपीए में कन्वर्ट कब कर सकते हैं? एक निश्चित समय के भीतर अगर मूलधन एवं ब्याज दोनों में से किसी की प्राप्ति न हुई हो तो एक समय के बाद यह एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। जब जिस उद्योग द्वारा ऋण लिया गया है ऋण लेने में असमर्थ हो जाता है और ब्याज के साथ ब्याज और जो मूलधन है इसका जो भुगतान है वह करने में असमर्थ हो जाता है, तो इसे हम एनपीए में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और यह जो है केवी कामत समिति की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति से संबंधित था। और इसके गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन 2020 में किया गया था, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कर शामिल होते हैं? मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर या फिर सीमा शुल्क? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर और विलासिता कर यह आता है, लेकिन सीमा शुल्क जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर हम सीमा शुल्क की बात करें तो यह जो है जीएसटी से अलग है, ठीक, याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा या फिर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, जिसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल बी। इसके द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था और इसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। यह 103वां संविधान संशोधन नहीं था। इसकी अगर हम बात करें तो यह 101वां संविधान संशोधन था और इसके लिए जो है विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था विजय केलकर की अध्यक्षता में जीएसटी को लागू करने के लिए। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायक है? कर सुधार तथा कर आधार में वृद्धि, प्रशासनिक व्यय एवं सब्सिडी में कमी, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश? कौन जो है राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए मुख्यतः सहायक है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प। जैसे कर सुधार किया जा सकता है, उसके साथ साथ कर आधार में वृद्धि किया जा सकता है राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। जो प्रशासनिक व्यय है इसको कम किया जा सकता है। जो सब्सिडी प्रोवाइड कराया जा सकता है इसमें कटौती की जा सकती है। उसके साथ साथ जो सार्वजनिक उपक्रम है इसका विनिवेश किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हाल के कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सी जो पीएसयू हैं उसका विनिवेश किया है, ठीक। तो इसके माध्यम से जो राजकोषीय घाटा है इसमें कमी की जा सकती है। तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह रेपो दर की अनुषंगी दर है। इसकी कमी से तरलता में कमी आती है। रेपो तथा रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी मंदी को पूरा करने में सहायक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसकी कमी से तरलता में कमी नहीं, बल्कि तरलता में क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए रिवर्स रेपो दर कितना है? 5% है, 5% है। और जो आरबीआई द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जो ऋण दिया जाएगा लोगों को बैंकों द्वारा, उसमें अधिकतम जो आप ब्याज ले सकते हैं वो 4% ले सकते हैं, 4%। तो इससे क्या होगा? जो बैंक हैं वह लोगों को ऋण देने के बजाय
आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे रिवर्स रेपो दर पे, क्योंकि यहाँ पे जो है 1% अधिक हमें ब्याज की प्राप्ति हो रही है। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों तक जो पैसा पहुँचता था ऋण के रूप में बैंकों के माध्यम से, उसमें कमी आएगी, और उसमें कमी आएगी तो लोगों का उपभोग कम होगा। ठीक, लोगों का उपभोग अर्थात लोगों का खर्च कम होगा, और खर्च कम होगा तो मार्केट में जो तरलता है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो अगर जो है इसमें कमी कर दिया जा रहा है, रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दिया जा रहा है, जैसे आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट पे जो बैंकों से ऋण लेती थी जिसके बदले में ब्याज देती थी, वह अगर घटा करके 2% कर दे, और जो मार्केट में इसको प्राप्त हो रहा है ब्याज वो 4% है, तो बैंक आरबीआई को पैसा न दे करके लोगों को ऋण के रूप में पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्याज जो है अधिक प्राप्त हो रहा है, और जब लोगों के पास पैसा अधिक आएगा तो यह लोग उपभोग करेंगे, मार्केट में तरलता बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर जो है रिवर्स रेपो रेट में कमी की जा रही हो तो इससे तरलता में वृद्धि होती है, न कि कमी। ठीक है, तो पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था? सुखमय चक्रवर्ती समिति, रंगराजन समिति, शिवरमन समिति, या फिर SR हासिम समिति? इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर जो है इसका स्थापना हुआ था, यह अर्थात नाबार्ड का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कर उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन पर लगाया जाता है जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं। इनसे उत्पादन होने वाली नकारात्मक बाध्यताओं की लागत निर्माता की बजाय समाज द्वारा वहन किया जाता है। आपको बताना है इस पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को क्या कहते हैं? एंजल कर, सीन कर, विंडीफॉल कर, या फिर पिगोवियन कर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पिगोवियन कर, जिसे पिगू टैक्स भी कहा जाता है। और पिगू टैक्स, इसके कहने का मतलब क्या है? क्या इसके कहने का जो मतलब है पिगू टैक्स, इनका कहने का मतलब इन्होंने जो उदाहरण दिया था, जैसे मान लीजिए अगर किसी उद्योग, किसी कंपनी, या फिर से कह सकते हैं कि किसी बांध या फिर से रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ठीक है, और वह रोड जो है किसी जंगली क्षेत्र से होकर के जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ काटने पड़ेंगे। ठीक, यह जो है आर्थिक वृद्धि को तो बढ़ावा देगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ने से जो है रोजगार बढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो है क्या होगा, उसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य भी में वृद्धि होगी। लेकिन इससे जो पेड़ काटे जा रहे हैं इससे पर्यावरण की हानि हुआ कि नहीं हुआ, और इसका नकारात्मक प्रभाव समाज को वहन करना होगा। तो यही ने कहा था कि हर वो सकारात्मक क्रिया जिसका जो है प्रभाव कहीं ना कहीं नकारात्मक होता है उस पर सरकार द्वारा टैक्स लगाना चाहिए, और यही कि इन्हीं के इससे के सुझाव के बाद जो है पिगुबियन कर लगाया जाता है। ठीक है, पिगुबियन कर जो है लगाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982, भारतीय आयात निर्यात बैंक 1984, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक 1984 आपका गलत है। ठीक है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना हुआ था 1981 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी गलत है, बाकी यानी सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? लोगों को बैंक खाते में बचत वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सरकार द्वारा घाटे के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरकार द्वारा घाटे के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेना। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जो सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है उससे, तो यह जो है ऋण लेकर के अगर मार्केट में जो तरलता कम है तो यह सामाजिक लोगों के माध्यम से या फिर से किसी भी परियोजना के माध्यम से पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से मार्केट में जो है पैसा क्या करता है, पंप करता है, पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक, जिससे कि मार्केट में तरलता बढ़े, और जब तरलता बढ़ेगी तो फिर क्या है, मांग और आपूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था जो है एक सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक में वे वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते का जो निर्धारण है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं, और यह एक बहुत बड़ा वजह है
कि अब जो है जो कह सकते हैं कि अब जो गणना किया जाता है, अब जो है राष्ट्रीय विकास की गणना की जाती है, या उपभोक्ता या फिर से कहे मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है, उसके लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग न करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक जो है इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया गया था, सेवाओं को नहीं, और सेवाएं जो है मानव जीवन की उपभोग का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो थोक मूल्य जो सूचकांक है इसमें केवल वस्तुएं शामिल हैं, सेवाएं नहीं। बाकी सीपीआई में वस्तुओं और सेवाएं दोनों को शामिल किया गया। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम के तहत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक पॉम ऑयल उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है? कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? 2026, 2028, 2030 या फिर 2032? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक। मुद्रा के अवमूल्यन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके परिणामस्वरूप संबंधित देश की मुद्रा अन्य देशों की तुलना में सस्ती हो जाती है, इससे आयात में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। इससे आयात में नहीं बल्कि आयात में कमी होती है, लेकिन निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक, निर्यात में। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। ऐसे बांड जिनका रेटिंग नीचे हो किंतु जिन पर प्राप्त प्रतिफल की दर ऊंची हो, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऐसे बांड जिनकी रेटिंग नीचे हो किंतु जिन पर प्राप्त प्रतिफल की जो दर है वह ऊंची हो, ऐसे बांड को किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पोरेट बांड, शून्य कूपन बांड, मसाला बांड या फिर जंक बांड? इसे जो है जंक बांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। इसका स्थापना कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक विद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? हाथरस, मथुरा, कासगंज या फिर बरेली? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मथुरा में। और इसका जो स्थापना उद्घाटन जो है किसने किया था? इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कौन सा विकल्प सही है? 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, बाकी दूसरा और पहला और चौथा सही है, तीसरा नहीं। ठीक, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहे पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, हाल ही में समाचारों में रहा पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा के लेखक कौन है? कपिल सिब्बल, अमिताभ घोष, आर चिदम्बरम या फिर माधव गोडबोले? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव गोडबोले द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है? वैक्सचोरा, इन्फेनेरिक्स, हेविस्योर या फिर हैप्लिसाव बी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यह जो है हेविस्योर है, ऑप्शन सी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया था? यह पुरस्कार इंदौर और सूरत को दिया गया था, और इन दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? एलेना रिबाकिना, आर्यन सबलंका, ईगा स्विएतेक या फिर किम्बरली बिरेल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यन सबलंका। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऋत्विक रंजनम पांडे, राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया या फिर उर्जित पटेल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन सी इसका सही है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की पहली निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार द्वारा मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई है और यह विश्व स्तर का पहला जो है क्या होगा, एक टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के हट्ठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से उपाय चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायक है? ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सेवा निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी या फिर वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है कोड के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, चालू घाटे को कम करने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके साथ से जैसे वर्तमान समय में क्या है कि भारत जो है कच्चे तेल का, भारत का 70 से 80% से अधिक जो कच्चा तेल है वह आयात होता है और भारत का जो बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है वह कच्चे तेल के आयात में खर्च होता है और भारत का जो चालू खाता घाटा होता है ना, वो कच्चे तेल के आयात के कारण ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ सेवा निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, आयात में कमी किया जा सकता है और वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि किया जा सकता है। यह सभी जो है चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए क्या होंगे, प्रभावी होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपाय अग्रिम को संयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को निश्चित समय के लिए अग्रिम धनराशि देना, सरकार द्वारा विदेशी बाजार से अत्यंत कम ब्याज दर पर ऋण लेना, सार्वजनिक उद्यम को सरकार से प्रदान की जाने वाली अग्रिम धनराशि या फिर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला ऋण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को एक निश्चित समय के लिए उधार दिया जाता है अग्रिम, जिसे अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी राज्यों से होकर के दिल्ली मुंबई गलियारा जो है क्या करता है, जाता है। और बात करें अगर इसकी लंबाई की, इसकी कुल लंबाई जो है 1505 किलोमीटर, 1505 या 4 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई। और इसकी अगर हम बात करें, या दिल्ली NCR, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों से होकर के जाता है। याद रखिएगा इस किस राज्य से जाता है। यह जो है दिल्ली से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रुपये के मूल्य ह्रास के कारण हैं? वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, वस्तुओं के आयात में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि या फिर विदेशी निवेश में वृद्धि? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। ठीक, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगर जो है मूल्य ह्रास हो रहा है तो वस्तुओं के आयात में वृद्धि होगी मूल्य ह्रास के कारण, उसके साथ साथ जो कच्चे तेल की कीमत है इसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है? राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर प्राथमिक घाटा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीगत घाटा। यह जो है विकासात्मक घाटे को इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर पैसा जो व्यय है वो पूंजीगत प्राप्ति के लिए, पूंजीगत उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है अगर पूंजीगत उद्देश्य से जो पैसे खर्च किए जाते हैं भविष्य में इनसे जो है अधिशेष के रूप में, या कह सकते हैं कि हमें जो है इसका प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूंजीगत उद्देश्य से जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे जो है बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, और यह विकासात्मक घाटा को संदर्भित करता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भारत की प्रचलित व्यक्तिगत आयकर प्रणाली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अनुपातिक कर? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। प्रगतिशील कर, जैसे जैसे भारत में जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे उस पर लगने वाला जो आयकर है उसमें वृद्धि होती जाएगी। ठीक, और यह जो है अनुपातिक कर भी होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि सबके साथ सबसे जो है एक ही प्रकार का जो है ऋण, मतलब जो कर है
जो आयकर है वो लिया जाता है। जिनकी आय जैसे होती है, जिस अनुपात में होती है, उसी अनुपात में जो है उन पर आयकर लगाया जाता है। लेकिन यह प्रतिगामी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी आय में वृद्धि होगी तो जो आयकर है उसमें कमी हो जाएगी, ऐसा भारत में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व एक संचालन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो एनबीएफसी है उसके पास होता है। इसका उपयोग किसी भी बैंक के ग्राहक द्वारा एक निश्चित भुगतान के साथ किया जा सकता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत है। यह किस एटीएम की बात कर रहा है? व्हाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, रेड लेवल एटीएम या फिर ब्लू लेवल एटीएम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो किसी एनबीएफसी द्वारा स्थापित एटीएम होता है उसे व्हाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। और हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा कि जापान की एक कंपनी द्वारा एक वाइट लेवल एटीएम का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के प्रभाव है? भुगतान शेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, विदेशी विनिमय दर में कमी होती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है, उत्पादकों तथा उद्यमियों को लाभ होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 सही है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है जो एसडीआर है, जिसे आईएमएफ की मुद्रा कहा जाता है? इसमें आपको बताना है कि जो आईएमएफ का जो बास्केट है इसमें कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? यूरो, युआन, पाउंड या फिर रूबल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें रूबल शामिल नहीं है। ठीक है, रूबल जो है इसमें शामिल नहीं है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें जिस करेंसी का जितना वेटेज होता है उसी के अनुपात में इसको वोटिंग का अधिकार भी मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो जो आपका आईएमएफ का जो बास्केट है इसमें सबसे अधिक जो भारांश है वह अमेरिकी डॉलर का है, और इसका जो वोटिंग का अधिकार है वह 41.73% है। दूसरे नंबर पे जापानी येन आता है जिसका भारांश 8.33% है। तीसरे नंबर पे चीन का जो रेनमिनबी है या फिर युआन कहिए यह आता है जिसका भारांश जो है, एक सेकेंड, इसका भारांश अभी वर्तमान समय में बढ़ चुका है और इसका भारांश जो है 10 लगभग 11% के आसपास हो गया है। और पाउंड जो स्टर्लिंग है इसका भारांश लगभग 8% है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका है? अमेरिकी डॉलर का। और इसमें रूबल जो है जो रूस की करेंसी है वह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली सुविधा है? 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपका सही है। ठीक, 10,000 का ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जैसे ये है कि बैंक जो है आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, जिसका मतलब यह है कि आपके अकाउंट में अगर 1 रुपया ना हो और आप अगर खर्च करना चाहें तो अधिकतम 10,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जिसका भुगतान वो बैंक करेंगी। और जैसे ही आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करेंगे तो वह पैसा जो आप खर्च किए हैं बैंक से लेकर के वह पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, ये जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और यह जो है 10,000 रुपये तक की देती है, सही है। इसमें दुर्घटना बीमा 2 लाख का दिया जाता है, ये भी आपका सही है। और 30,000 का जीवन बीमा कवर दिया जाता है, ये भी सही। तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? कारोबार सुगमता सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक या फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई थी और बजट 2021-22 में इसमें 22 जल्दी खराब होने वाले जो उत्पाद हैं इनको रखा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प आपके सही हैं। और इसकी जब शुरुआत की गई थी ऑपरेशन ग्रीन की तो इसके अंतर्गत जो है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी। और 22 उत्पादों को, 22 जो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं इनको इसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 9वें अध्यक्ष वित्त आयोग, 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई बी चौहान, 10वें वित्त आयोग के केसी पंत, 11वें वित्त आयोग के एम खुसरो और 12वें वित्त आयोग के सी रंगराजन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगर 9वें वित्त आयोग की, 9वें वित्त आयोग जिसका गठन 1987 में किया गया था, 1987 में,
और एन के पी सॉल्वे द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, न कि वाई वी चौहान द्वारा। ठीक है, एन के पी सॉल्वे द्वारा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन डी, मतलब 2 3 4 सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रैंप योजना का संबंध किससे? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास से, आधारभूत संरचना से, कपड़ा कारोबार के क्षेत्र में कुशल कामगार तैयार करने से, या फिर ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास से संबंधित है रैंप योजना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कोरोना काल के समय जो है मुख्य रूप से इसकी जो है आपको देखने को मिलेगी, शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है मतलब क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए? वह उद्यम भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए। विगत 3 वर्षों के दौरान उद्यम का जो औसत वार्षिक टर्नओवर है 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। विगत 3 वर्षों के दौरान उद्यम का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और विगत 3 वर्षों के दौरान उद्यम का औसत वार्षिक निवल मूल्य जो है वह 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से क्राइटेरिया पूरे करने चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घाटा प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, या फिर बजटीय घाटा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, देखिए राजस्व घाटे की अगर हम बात करें, प्रभावी राजस्व घाटे की, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को पैसे दिए जाते हैं। उसमें से मान लीजिए अगर 100 रुपये किसी राज्य को दिए गए हैं और इसमें से 30 रुपये वह जो है पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च कर दिया हो। ठीक है, जैसे कोई किसी ब्रिज का, रोड का, सड़क का निर्माण करना, स्कूल का, अस्पताल का निर्माण करना। ठीक है, इस उद्देश्य से खर्च किया हो तो उसके बाद जो राजस्व घाटे की गणना की जाएगी वह 100 रुपये पे नहीं की जाएगी, 70 रुपये पे की जाएगी। ठीक, क्योंकि 30 रुपये का खर्च जो है, 30 रुपया जो है इसने पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च किया है, तो इसे जो है इससे बाहर कर दिया जाएगा और केवल जो राजस्व घाटे की जो गणना की जाएगी वह 70 रुपये पे की जाएगी और इससे जो घाटा प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को 1 वर्ष में निम्नलिखित में से कितने दिनों तक रोजगार न मिलने पर उसे बेरोजगार माना जाता है? 163 दिन, 173 दिन, 183 दिन, या फिर 193 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 183 दिन। अगर 183 दिनों तक वह रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे जो है बेरोजगार माना जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मुद्रा के निर्गमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जिसके अंतर्गत जो है नए नोट जारी करने से पहले 200 करोड़ रुपए का राजस्व जो है अधिशेष रखना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ का क्या होगा? सोना होगा। ठीक, सोना होगा। कभी भी जब भी नई नोट जारी की जाएगी आरबीआई द्वारा जब भी नई नोट जारी की जाएगी उस कंडीशन में न्यूनतम जो है 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखेगा, जिसमें से 115 करोड़ का सोना रहेगा, बाकी जो 85 करोड़ है, 85 करोड़ इसे जो है सरकारी प्रतिभूति हो गया, रुपए हो गया, या फिर अन्य विदेशी जो मुद्रा है उसमें रखा जा सकता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह बाजार की एक विशेष स्थिति है जिसके अंतर्गत मूल्य वृद्धि पर उपभोक्ताओं की मांग में कमी के स्थान पर वृद्धि होती है और ऐसा केवल कुछ विशिष्ट उत्पादों के संदर्भ में होता है। इस विशेष स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है वेवलेन प्रभाव। इसे वेवलेन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? हेड काउंट विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग विधि, प्रति व्यक्ति आय विधि। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसमें जो है गरीबी आकलन के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है ये बताना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय विधि का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, हेड काउंट विधि, कैलोरी ग्रहण विधि और उसके साथ साथ पारिवारिक उपभोग व्यय विधि, इसका उपयोग जो है गरीबी आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उपकरण मुद्रा बाजार से संबंधित है?
जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य प्रपत्र, ट्रेजरी बिल या फिर दिनांकित सरकारी प्रतिभूति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बैंक और ट्रेजरी बिल, यह तीनों जो है वित्तीय उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, जबकि दिनांकित सरकारी प्रतिभूति यह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया था? मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी या फिर आय असमानता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आय असमानता मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है और सबसे पहले जो है 1905 में इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका द्वारा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है? मल्होत्रा समिति, तारापोर समिति, अभिजीत सेन समिति या फिर केवी कामत समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी होगा, तारापोर समिति। तारापोर समिति जो है ये रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है और इसका जो गठन किया गया था 1997 में किया गया था। तारापोर समिति का गठन रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित सुझाव देने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी अगर मल्होत्रा समिति की बात करें, मल्होत्रा समिति का जो गठन किया गया था वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति जिसका गठन किया गया था 1993 में। ठीक, इसका गठन 1993 में किया गया था। और उसके बाद है आपका अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति जो है यह दीर्घकालीन खाद्य नीति, उसके साथ साथ उत्पादन मूल्य सूचकांक, इसका जो है निर्धारण करने के लिए अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया था 2002 में। और केवी कामत समिति जो है, केवी कामत समिति का गठन 2020 में किया गया था। जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, जो आर्थिक गिरावट चल रही थी महामारी के कारण कोविड-19 के समय, उसमें कारपोरेट ऋणदातक जो ऋण पुनर्गठन है इन मानदंडों को निर्धारित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सांविधिक तरलता अनुपात के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो प्रावधान है भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 में किया गया है। इस धनराशि को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका सही है। सांविधिक तरलता अनुपात से तात्पर्य है जमा राशि के उस प्रतिशत से जो किसी बैंक या वाणिज्यिक ऋणदाता को उधारकर्ता को पैसे उधार देने से पहले नकदी, सोने या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सभी बैंकों को एक निश्चित धनराशि अपने कुल जमा राशि में से निकाल करके बाहर रखना होता है, जिसका उपयोग वह ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है और इसे एसएलआर कहते हैं। ठीक है, इसे एसएलआर कहते हैं। और दूसरा, इस धनराशि को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जाता है, यह गलत है। इस धनराशि को जो बैंक हैं ज़्यादा वरीयता देते हैं किस में रखने के लिए? जो सरकारी प्रतिभूति है इसमें ज़्यादा वरीयता देते हैं कि सरकारी प्रतिभूति में ज़्यादा वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि इसके बदले इनको ब्याज की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल सरकारी प्रतिभूति में रखा जाता है, यह गलत है। ठीक है, सोना हो गया, कैश हो गया, सोने के रूप में सबसे ज़्यादा रखा जाता है सरकारी प्रतिभूति के रूप में, उसके बाद सोना के रूप में, और सबसे कम जो है नगद के रूप में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि नगद के रूप में जो रखेंगे उसका मूल्य वही रहेगा, जो रखेंगे वो सोना का मूल्य बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इससे उसमें फ़ायदा हो सकता है। और सरकारी प्रतिभूति इस पर जो है ब्याज मिलता है, तो इसमें भी फ़ायदा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वरीयता है या सरकारी प्रतिभूति में दिया जाता है, फिर सोने में, उसके बाद नकद में। ठीक है, दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी गणना में खाद्य मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है, इसकी गणना में ईंधन मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है, और इसकी गणना में खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है, या फिर इसकी गणना में खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को शामिल किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसकी गणना में खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद में निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को प्रतिनिधि शामिल होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक। किनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन बैंकों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर लघु वित्त बैंक। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4, वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक। ठीक, वाणिज्यिक बैंक का अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में
आरबीआई जो है इन बैंकों को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की तरह लाइसेंस देती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित नहीं है? नचिकेत मौर्य समिति, दीपक मोहंती समिति, रंगराजन समिति या फिर जे ईरानी समिति। इसका सही आंसर क्या है? कौन जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित नहीं है, यह बताना है। किसका संबंध वित्तीय समावेशन से नहीं है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जे ईरानी समिति का संबंध वित्तीय समावेशन से नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नचिकेत मौर्य समिति अभी वित्तीय समावेशन से संबंधित है और इसका जो गठन है 2013 में किया गया था। ठीक, दीपक मोहंती समिति की बात करें, दीपक मोहंती समिति जो है यह भी वित्तीय समावेशन से संबंधित है, 2015 में इसका गठन किया गया था। और रंगराजन समिति 2008 में इसका गठन किया गया था और इसका संबंध भी वित्तीय समावेशन से है। जे ईरानी समिति की बात करें तो कंपनी अधिनियम भारत में 2 दिसंबर 2004 को किया गया था और यह जो है कंपनी अधिनियम पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भुगतान बैंक के कार्यों में शामिल है? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, डेबिट कार्ड जारी करना, क्रेडिट कार्ड जारी करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है जमा स्वीकार करता है तो डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। यह ऋण नहीं देता है, ऋण नहीं देता है। ठीक, इसलिए यह क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता। जो ऋण देंगे वही तो क्रेडिट कार्ड देंगे। तो दूसरा और चौथा गलत जाएगा, पहला तीसरा सही, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा के कार्य हैं? मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, स्थगित भुगतानों का मानक। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दुर्लभ मुद्रा, पूर्ति की तुलना में अधिक मांग होती है, हॉट मनी, लाभ की ओर शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, फिएट मनी, सरकार द्वारा जारी, न्यास मुद्रा, स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता। कौन सा विकल्प इसका जो है, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यास मुद्रा स्वीकार करने की बाध्यता आपका गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यास मुद्रा की बात करें तो यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। यह मुद्रा जो है प्रायः प्राप्तकर्ता और जारीकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर यह विश्वास पर कैसे आधारित होता है, जैसे अगर हमने देखा हमारे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं और वह जो है गांव में या फिर से शहर में ही है और उनके अगर पेरेंट्स जो हैं, उनके पापा अगर हैं और वो किसी दुकान से हमेशा सामान लेते रहे हैं और वहाँ पे अगर वो जाने में असमर्थ है, नहीं जा पा रहे हैं और अगर बच्चे को वहाँ पे भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और कुछ लिख करके देते हैं, कोई पर्ची पर जो है कुछ लिख करके देते हैं, कहते हैं यह दिखा देना और सामान ले लेना, तो वो बच्चा जाएगा, वो पर्ची जो है उस दुकानदार को देगा और वह दुकानदार जो है सामान दे देगा और उस बच्चे से पैसा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यह विश्वास पे चल रहा है। ठीक है, तो यह जो क्या है, यह न्यास मुद्रा के अंतर्गत आता है। ठीक, न कि स्वीकार करने की बात है। इसमें स्वीकार करने की बात नहीं होती है, वह दुकानदार मना कर सकता है कि कौन हो, मैं नहीं जानता, हो जाओ। ठीक है, बाध्यता नहीं होती है। यह क्या है, यह दोनों के एक म्यूचुअल जो ट्रस्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस सूचकांक को सबसे पहले नेपाल के द्वारा जारी किया गया था और इसमें पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही पहला गलत है। नेपाल नहीं, भूटान द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, भूटान द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? M1 यह संकीर्ण मुद्रा है, M2 जो है अधिकतम तरल मुद्रा है, M3 व्यापक मुद्रा और M4 न्यूनतम तरल मुद्रा है। कौन इसमें से गलत है? कौन जो है गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अर्थात M2 जो है सबसे अधिक तरल मुद्रा, यह गलत है। अगर हम तरलता की बात करें तो सबसे तरल मुद्रा जो होता है वो M1 होता है और सबसे कम तरल होता है M4। ठीक है, M2 की बात करें तो इसके अंतर्गत M1 के अंतर्गत और इसके बाद जो डाकघर की बचत और मांग जमाएँ हैं, यह दोनों इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, और यह जो है एक संकीर्ण मुद्रा के अंतर्गत आती है, लेकिन जो M1 है इसकी तुलना में कम संकीर्ण होती है। ठीक है, M1 भी संकीर्ण मुद्रा के अंतर्गत आता है, M2 भी, लेकिन जो है M1 से कम संकीर्ण होता है और सबसे अधिक तरल मुद्रा जो M1 है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किन मदों को शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 1991 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित में से किसके कारण 1991 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? अत्यधिक मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार का न्यूनतम होना, चालू खाता घाटा का अत्यधिक होना, कर की दरों का कम होना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। कर की दर का कम होना या नहीं है, अत्यधिक मुद्रास्फीति थी, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, चालू खाता घाटा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ये सभी जो है आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी थे 1991 के। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र होंगे? 18 से 58, 25 से 58, 18 से 60 या फिर 18 से 70? इसका सही आंसर क्या होगा? कूट आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 से 70। 18 से 70 आयु वर्ग के लोग जो है इसके पात्र होंगे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना, इन्हें अपनी पिछले वर्ष के समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट का 90% प्राथमिक क्षेत्र को उधार देना होगा। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर नए क्षेत्र में बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, केवल एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। सबसे पहले जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वह 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो ऋण देते हैं प्राथमिक क्षेत्र को वह 90% नहीं बल्कि 75% देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वह केलकर टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था, केलकर समिति की सिफारिश पर इन्होंने सुझाव दिया था इसके गठन करने के लिए, ठीक। एक सेकेंड, इसमें बंद करने की बात कर रहे हैं ना, बंद करने के लिए जो केलकर समिति ने सिफारिश किया था 1987 में कि जो नए आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना न की जाए, इनकी शाखाएं भले खोल दी जाएँ लेकिन नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना न की जाए, ठीक है। किसने की थी? केलकर समिति ने सिफारिश की थी 1987 में, ठीक। तो पहला आपका सही हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों की प्रभावशीलता कम होती है। यह किसकी बात कर रहा है? उपयुक्त विशेषता जो है मुद्रास्फीति के किस प्रकार की बात कर रहा है? अपस्फीति, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन या फिर स्क्यूफ्लेशन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन, जिसे रुकी हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मुद्रास्फीति भी होती है और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी होती है, ठीक है। दोनों कारक जो है उत्तरदायी होते हैं। और इसके पीछे भी मुख्य वजह क्या होता है? इसके पीछे भी कारक जो है लागत जनित और संरचनात्मक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा कंपनियों के विलय अधिग्रहण को विनियमित किया जाता है? विलय अधिग्रहण करने वाली कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए से अधिक हो, कंपनी का संयुक्त टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो, अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी की परिसंपत्ति 200 करोड़ रुपए से अधिक हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर प्रोन्नत होने वाली प्रथम महिला है? प्रीति रजक, पुनीता अरोड़ा, किरण शेखावत या फिर दिव्या अजीत कुमार? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रीति रजक, ऑप्शन ए। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया था? किसे दिया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था ओपेनहाइमर को। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत एवं किर्गिस्तान के मध्य 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है वह बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बकलो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। नाम था खंजर और यह इसका 11वां संस्करण था, ऑप्शन बी। जनवरी 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया था? अल्वारो जो है यह मेडागास्कर में आया था, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, मेडागास्कर में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी दलबीर सिंह सुहाग, संस्कृति के अजाम मनोरमा मिश्रा, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स एमजे अकबर एवं नटवर सिंह, असम ब्रेव हार्ट लाचित बोरफुकन? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी। 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी की अगर हम बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा, मनोज जो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल रहे थे मनोज मुकुंद नरवणे, इनके द्वारा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस घराने से था? उनका संबंध जो है, इनका संबंध था रामपुर शाहसवान घराने से। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। रामपुर शाहसवान घराने से संबंधित है और इस घराने की स्थापना जो है उस्ताद इनायत हुसैन खान द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश
गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? यह सम्मान जो दिया गया था वह डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलियरिएसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? यह लक्ष्य रखा गया था 2027 तक। 2027 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बन गया है, आपको बताना है। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की गई है और यह जो है इस नीति को सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाले चौथा राज्य हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य हो गया है। इसके पहले गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु द्वारा सेमीकंडक्टर नीति लागू किया जा चुका है। ठीक, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन चुका है और इसके पहले 3 राज्य जो हैं वह उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम नृत्य की निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? इनका संबंध भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा। निक्षेप बीमा एवं साख गारंटी निगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। किसी बैंक के दिवालिया होने पर यह उपभोक्ताओं को एक निश्चित राशि का भुगतान 75 दिनों के अंदर करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा बैंकों में जमा धनराशि के बीमा कवर को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें, देखिए निक्षेप बीमा एवं साख गारंटी निगम जो है यह साख गारंटी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित होता है। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो कि गलत है। ठीक, और दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो किसी बैंक के बंद अथवा दिवालिया होने पर निक्षेप एवं साख गारंटी निगम द्वारा बैंक के ग्राहकों की जो जमा है सावधि खाता है उसे चालू खाते में जमा 5 लाख रुपए तक धनराशि का भुगतान जो है 90 दिनों के भीतर करना है। ठीक है, न कि 75 दिनों के। कितने दिनों के? 90 दिनों के। तीसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा आपका गलत है। अर्थव्यवस्था में प्राय प्रयुक्त होने वाला पद डच डिजीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है एक विशिष्ट क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं अन्य क्षेत्रों में गिरावट से। ऑप्शन डी हो जाएगा। निगम कर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? या किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर आरोपित किया जाता है। इसे देश में व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों पर आरोपित नहीं किया जाता है। या केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है और राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, बाकी दोनों विकल्प आपका गलत है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है जो भी कंपनियां भारत में पंजीकृत होंगी उन्हें जो है जो निगम कर है वो देना होगा। ठीक है, और अगर कोई विदेशी कंपनी भी भारत में कार्यरत है तो उसे भी भारत में निगम कर देना होगा। ठीक है, उसे भी भारत में निगम कर देना होगा। और यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एकत्रित किया जाता है और इसे राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में इसका विभाजन होता है, न केवल राज्यों में। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसे जीरो बेस बजट की संकल्पना का जनक माना जाता है? आर्थर लुईस, पीटर ए पायर, डब्ल्यू रोस्टोव या फिर गुन्नार मिडल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीटर ए पायर। और यह संकल्पना कब आया था? सबसे पहले यह संकल्पना जो है अमेरिका में 1970 के दशक में आया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, पीएम फसल बीमा योजना 2016, पीएम कुसुम योजना 2018 और पीएम मत्स्य संपदा योजना 2019। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 15, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 16 और पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करें, पीएम कुसुम योजना की जो शुरुआत की गई थी 2019 में की गई थी। ठीक है, 2019 में, जिसका लक्ष्य रखा गया है, जिसको बढ़ा करके 2026 तक बढ़ा दिया गया इसको। ठीक है, पीएम कुसुम योजना को। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत जो है बजट 2020-21 में किया गया था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है।
निम्नलिखित में से किस समिति ने बेरोजगारी की माप के लिए 3 धारणाओं समांतर स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति की संस्तुति की थी? इसकी संस्तुति की गई थी भगवती समिति द्वारा। भगवती समिति द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा का निर्गमन, साख का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार का संचरण, राजकोषीय नीति का संचालन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। राजकोषीय नीति या भारत सरकार का दायित्व है, ठीक है। बाकी मुद्रा का निर्गमन, शाखा का नियंत्रण और विदेशी मुद्रा भंडार का संचरण या आरबीआई करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक मंदी से उबरने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी होगा? सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, कर की दर में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि या फिर कर की दर में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कटौती। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सार्वजनिक जो परियोजनाएं हैं उस पर व्यय में वृद्धि करना होगा। इसमें व्यय में वृद्धि करने से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका उपभोग बढ़ेगा और इस उपभोग को पूरा करने के लिए लोगों कंपनी द्वारा उत्पादन किया जाएगा और जब उत्पादन किया जाएगा तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यह क्या है ना कि ये चक्रीय रूप से चलता रहता है सभी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई थी? मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, मेगा फूड पार्क योजना की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत जो है 2008 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। विदेशी संस्थागत निवेश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह है कि दीर्घ अवधि 1 वर्ष से अधिक निवेश है और इसमें जो है प्रवेश तथा निर्गम संबंधी निर्णय शीघ्रता से लिया जाता है। इसमें प्रवेश और निर्गत संबंधी जो निर्णय है शीघ्रता से लिया जाता है और इसका प्रवाह एक निश्चित प्रवृत्ति के अनुसार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पेंशन राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा। इसमें जो है 500 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले जो है यह 500 रुपये दिया जाता था, जिसमें 500 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। अब यह है प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा, ठीक, प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार 2022 में राज्य की मातृ मृत्यु दर कितनी थी? राज्य की जो मातृ मृत्यु दर है 2022 में वो कितनी थी आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 167 प्रति लाख। उत्तर प्रदेश बजट 24-25 के अनुसार राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर 14 में जो 285 ही था, इसमें कमी हो गई है और यह वर्तमान में 167 प्रति लाख है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक जोड़े के विवाह पर अनुदान स्वरूप कितनी राशि देने की बात की गई है? कितनी राशि दी जाएगी? 51,000, 71,000, 81,000 रुपया, फिर 1,01,000। इसका सही आंसर ऑप्शन है 51,000, ऑप्शन ही सही है। लीड्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लीड्स रैंकिंग जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी होता है। इसका पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था और इसकी वर्ष 2023 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को आकांक्षी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता जो रैंकिंग 2023 है, इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इसको अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की विकास दर निम्नलिखित में से कितना निर्धारित किया गया है? 4.5, 5.1, 5.5 या फिर 6? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5.1%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि जो है 20% करने का लक्ष्य रखा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है वह 9.23% है और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वनावरण जो है 20% नहीं बल्कि 15% करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। लक्ष्य रखा गया कितना? 15%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह केवल असंगठित क्षेत्र के कर्मगारों हेतु विकसित किया गया है।
इस योजना में सबसे अधिक पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा जो है गलत है। ठीक है। और ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ई श्रम पोर्टल को जो लॉन्च किया गया था 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, 2021 में। और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत के मामले में सबसे अधिक जो कामगार हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, न कि महाराष्ट्र के। तो ये जो करंट अफेयर है आपका यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फैक्ट वाले हैं तो इनसे, और वो भी जो है बजट से संबंधित है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। इसमें महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में संचालित किया जा रहा ऑपरेशन त्रिनेत्र का उद्देश्य है? ऑपरेशन त्रिनेत्र का उद्देश्य क्या है? सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन जो सार्वजनिक जगहें हैं, ठीक है, और रोड वगैरह हो गया, इन सभी स्थानों पर जो है सीसीटीवी कैमरे से इन सभी को आच्छादित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसके लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है? सोलर सिटी के रूप में जो विकसित किया जाएगा, यह जो आपका लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, इनको जो है विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। और यह जो है सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत, इसमें जो है प्रावधान किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य उत्पादन का रखा गया है। ठीक है। और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसके अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या को सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से कितनी धनराशि प्रदान करने की बात की गई है? यह जो है 1200 रुपये देने की बात की गई है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। ठीक, सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित परिव्यय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? ब्याज भुगतान पर 20% खर्च किया जाएगा। कर एवं शुल्कों में राजस्व की जो भागीदारी है 18% उसका योगदान है। रक्षा व्यय पर 8% और सब्सिडी पर 6% व्यय किया जाएगा। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18 नहीं, करों एवं शुल्क में जो राज्य की भागीदारी है वो भी 20% है। ठीक। और केंद्र प्रायोजित योजना पर 8% खर्च किया जाएगा। वित्त आयोग एवं अन्य जो स्थानांतरण है उसमें उनके माध्यम से 8% दिया जाएगा। रक्षा पर 8% व्यय किया जाएगा और उसके साथ साथ सब्सिडी पे 6% और पेंशन पे 4%। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपाय भारत को 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित हैं? कोयला गैसीकरण क्षमता की स्थापना, संपीड़ित बायोगैस का सीएनजी में चरणबद्ध सम्मिश्रण, बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, राजकोषीय घाटे को 5.1% से नीचे रखने का लक्ष्य और कुल व्यय जो है 60 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। निगम कर, निगम कर से जो प्राप्ति होती है कितना होता है? 17%। आयकर से प्राप्त होता है 19, सीमा शुल्क से 4 और केंद्रीय शुल्क से 5%। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक। सबसे अधिक जो प्राप्त होता है वह आयकर से प्राप्त, आयकर देखिए सबसे अधिक अगर हम बात करें तो जो उधार एवं अन्य देयताएँ हैं इससे प्राप्त होता है 28%। ठीक है। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर का स्थान है 18%। ठीक है। उसके बाद जो है आपका आयकर है, आयकर 19% है। ठीक। देखिए सबसे पहले उधार एवं अन्य देयताएँ हैं, उसके बाद है आपका आयकर 19%, फिर है आपका वस्तु एवं सेवा का जीएसटी है, फिर निगम कर है 17%। ठीक है। यह स्टार्टिंग के जो 4 हैं उनको याद रखिएगा। सबसे अधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है वह उधार एवं देयताओं के रूप में होती है 28%। उसके बाद है आपका आयकर जो 19% प्राप्त होता है, फिर वस्तु एवं सेवा कर 18%, फिर जो है निगम कर 17%। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के लिए 70% मकान जो है ग्रामीण महिलाओं को दी जाएंगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है?
मुद्रा योजना में 30 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को वितरित किया जाएगा। विगत 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। महिला श्रम बल की भागीदारी 5 वर्षों में 23% से बढ़कर के 37% हो गई है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। केंद्रीय बजट 24-25 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2,62,65,808 करोड़ रुपए व्यय करना, कर जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर के 11.7% करना। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में आधारभूत अवसंरचना को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास किया गया है? रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम का क्रियान्वयन, द्विपक्षीय निवेश संधि के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों का विकास करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर के 11 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। विगत 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास का लक्ष्य रखा गया? भौतिक, सामाजिक, डिजिटल। इसका सही आंसर क्या है? कूट के हिसाब से आपको बताना है, सभी विकल्प आपके सही, भौतिक, सामाजिक और डिजिटल, सभी जो है विकास सभी किया जाएगा, ठीक है, चाहे भौतिक हो, सामाजिक हो या फिर डिजिटल हो। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत की कर संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ है? विगत 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर के 3 गुना हो गया है। औसत मासिक सकल जीएसटी बढ़कर के 1.66 लाख करोड़ हो गया है। और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऋण राजकोषीय घाटे के अंतर्गत शामिल है? सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल, विदेशी ऋण या फिर राज्य भविष्य निधि। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी आते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटे में निम्नलिखित ऋणों को शामिल किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल, छोटी बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ, राज्य भविष्य निधि, आंतरिक ऋण और सार्वजनिक खाता, विदेशी ऋण, यह सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा व्यय, ऋणों का भुगतान, भूमि का क्रय, सहायकी, इसमें से कौन जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है? कौन पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। देखिए, ऋणों का जो भुगतान है, ऋणों का भुगतान, ऋण दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें ब्याज प्राप्त होगा, तो समझ लीजिए तो यह पूंजी निर्माण के उद्देश्य से हो रहा है, पूंजी निर्माण ही कर रहे हैं। भूमि का क्रय करना, भूमि अगर खरीदेंगे तो हम पूंजी ही तो खरीद रहे हैं, तो यह दोनों जो है पूंजी निर्माण के अंतर्गत है। रक्षा व्यय नहीं आता है। देखिए, स्टार्टिंग में जो रक्षा खरीद है या पूंजी निर्माण है, लेकिन जो रक्षा व्यय है वह राजस्व व्यय है, ठीक है। रक्षा खरीद जो है यह पूंजीगत व्यय है, लेकिन रक्षा व्यय या आपका राजस्व व्यय है, ठीक। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाटे का बजट आर्थिक मंदी की स्थिति में उपयोगी होता है। सार्वजनिक व्यय आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करने का उपकरण है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य है? संसाधनों का कुशलतम आवंटन, विनिवेश को प्रोत्साहन, ब्याज दरों को नियंत्रित करना, सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कौन जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधनों का कुशल आवंटन किया जाए, ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाए, उसके साथ साथ सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। राजकोषीय नीति का उपकरण है, तो 1, 2, 4 हो जाएगा। निवेश को प्रोत्साहन, यह जो है 1 सेकेंड, ब्याज दरों को नियंत्रित किया थोड़ी आएगा इसमें, निवेश को प्रोत्साहन किया जाए, ठीक है, यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो जाएगा और सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यह भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय या राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण है? कर संग्रह में कमी, राज्यों को अधिक ऋण देना, कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि, आधारभूत अवसंरचना पर अधिक व्यय। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। पहला, कर संग्रह में अगर कमी हो रही है, उसके साथ साथ जो है कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि हो रही है। कल्याणकारी योजनाएं वे होती हैं जो सामाजिक सौहार्द या कह सकते हैं सामाजिक जो एक संतुलन है उसको स्थापित करने के लिए, लोगों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस योजनाओं की शुरुआत की जाती है, ठीक है। यह दोनों जो है राजस्व घाटे में वृद्धि के लिए उतरता है, ठीक, क्योंकि इसके बदले में जो है हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1996 में गठित प्रथम विनिवेश आयोग के अध्यक्ष थे? KR वेणुगोपाल, GV रामकृष्ण, अभिजीत सेन या फिर विजय केलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जीवी रामकृष्णन। और किसका गठन कब किया गया था? 1996 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति का जो संबंध है हथकरघा विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति, ठीक है। और इसका जो गठन किया गया था 1997 में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बीएसई सूचकांक में निम्नलिखित में से कितनी कंपनियों को अधिसूचित किया गया है? 20, 30, 40 या फिर 50? इसका जो सही आंसर बीएसई जो है इसमें 30 कंपनियां देखने को मिलेंगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 50 कंपनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस घाटे में वृद्धि से सरकार की देयता में वृद्धि होती है। इस घाटे से अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय स्फीतिकारी जाल में फंस जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। राजकोषीय घाटे में अगर वृद्धि होगी तो ऋण के रूप में अधिक सरकार पैसा प्राप्त करेगी, ऋण लेगी तो उसकी देयता बढ़ेगी, ठीक। और यह जो है मुद्रास्फीति या जो स्फीतिकारी जाल जो है धीरे धीरे उसमें फंसता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऋण चुकाने के बदले ऋण लिया, ठीक है, ऋण ब्याज चुकाने के बदले ऋण लिया जाएगा और ज़्यादा पैसा जो है ऋण या ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा और पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से खर्च करने के लिए पैसे की कमी हो जाएगी, ठीक है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न देने की बात की है? भारत रत्न देने की घोषणा जो है की गई थी कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को। और इसके पहले जो है अन्य लोगों को भी देने की घोषणा की गई थी। आपको बताना है कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और यह जो है 2024 का भारत रत्न जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनवरी 2024 में भूटान में हुए चुनाव के पश्चात शेरिंग टोबगे नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह जो है किस राजनीतिक दल से संबंधित है? इनका संबंध है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? जो 60वां पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है इसे दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने से संबंधित है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक। और इसकी घोषणा जो है 2024 में की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर डेट पूछे तो 24 जनवरी 2024 को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी विकेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से के लिए चुना गया था? यह जो है पैट कॉमिंस को चुना गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसके जो ऐप लॉन्च किया गया है वह है आपका अनुवादिनी ऐप। ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवादिनी ऐप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया यह भी याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो है मुख्य रूप से इसे लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा में आयोजित हुए 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की थीम था? युगांडा में जो आयोजित हुआ था 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन या सम्मेलन, इसका थीम क्या था? इसका जो थीम है वो था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन अमृत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत जो है किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत की गई है केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार द्वारा जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह जो है औषधि नियंत्रण के राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जो एंटीबायोटिक दवा है उसके बहुत ज़्यादा जो खपत है उपयोग है उसके कम करने के लिए, उसकी कमी को रोकने के लिए उसकी शुरुआत की गई थी। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसे 2024 में भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अगर बात करें तो यूएन के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक। विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं, यूएन के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा, ठीक है। तो बी सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया था? यह पुरस्कार प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ साथ जो है BPSC और जो RO है उसकी टेस्ट सीरीज भी अब स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है
मेरे साथ जुड़ करके कंटिन्यू जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।